होमवर्क पहले कर लेते हैं। बताओ होमवर्क में क्या डाउट है। नेक्स्ट वन में बताओ 7 थर्ड भी है। थर्ड बायोमेटेलिक स्ट्रिप वैसे आज पढ़ाने वाला हूँ तो ये उसमें हो जाएगा, तो अभी रहने देते हैं इसको ना। दूसरा बताओ सेवेंथ क्या है, ये इंटेक्स एक्सरसाइज 1 है। सेवेंथ में देखो क्या बोला गया है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर हैज ए ग्लास बल्ब ऑफ इंटीरियर वॉल्यूम V equal to 0.1 centimeter cube at temperature 10 degree centigrade. Glass capillary tube above the bulb has an inner cross section area of, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये कुछ ग्लास का बल्ब है और उसके ऊपर कुछ कैपिलरी ट्यूब लगी है। कैपिलरी ट्यूब मतलब ऐसे ही वो पतली सी ट्यूब होती है ना, आगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में। ये बहुत पतली सी ट्यूब होती है। इसका इनर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दी हुई है 0.012 mm²। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी गामा की वैल्यू दी है। लिक्विड जब भी देगा तो उसका गामा ही देंगे ना, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहता है ना, तो इसलिए उसका गामा दिया हुआ है। इफ द एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास इज नेग्लिजिबल, हाउ मच विल द मर्क्यूरी राइज इन द कैपिलरी ट्यूब व्हेन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 5 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द बल्ब वाज फुल एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो पहले ये पूरा फुल था, बल्ब पूरा फुल था ऐसे ना, शुरू में इसमें कुछ भी लिक्विड नहीं था, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बोल दिया कि ये जो ग्लास का बना हुआ है ये सब, इसका कुछ भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, केवल एक्सपैंड कौन कर रहा है, लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है। तो लिक्विड एक्सपैंड करेगा तो इसमें ऊपर तक जाएगा, तो इसमें कितने हाइट तक चला जाएगा वो निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जो भी वॉल्यूम बढ़ेगा वो सब कहाँ जाएगा, इसी एरिया में जाएगा ना। तो फिर हम लोग पहले इसका इनिशियल वॉल्यूम पता है ना, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो उसके वॉल्यूम में चेंज कितने का आया वो निकालेंगे। यहाँ पे हमें वॉल्यूम में चेंज चाहिए या फाइनल वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, चेंज चाहिए ना, क्योंकि जो भी चेंज आएगा वही यहाँ पे फिल होगा ना। बाकी इनिशियल वॉल्यूम वाली जगह तो उतना पहले भी था, अब भी है, चेंज बस निकालना है, वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जितना बढ़ेगा वही ऊपर आएगा ना। तो चेंज कितने का आ जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू गामा इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा T। गामा की वैल्यू डाल दो, ये सब यूनिट क्या था, इस गामा को तो पर डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा या केल्विन होगा, सब एसआई में ही कर रहे हैं ना। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब भी रहने देते हैं, सीजीएस में कर रहे हैं, आगे का मिलीमीटर में, आगे मिलीमीटर में, और आंसर किसमें निकालना है, तो मिलीमीटर में ही कर देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में चेंज करना है, क्या करना चाहिए इसके लिए, 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये समझाने की जरूरत है, एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है ना, तो आपको क्यूब को चेंज करना है तो इनटू 3 बार करना पड़ेगा, 10 10 10 इनटू टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 30। इसमें बोला है यहाँ पर कि 5 से 35 बोला है और ऊपर लिखा था 10 डिग्री पर। सर पर बल्ब 5 डिग्री पे ऊपर है और वो ग्लास एक्सपांड नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा और भी है कुछ, एक सेकंड। ग्लास वॉल्यूम ऑफ पहले 5 पे निकालेंगे, 5 से मर्करी थर्मोमीटर है, ग्लास बल्ब ऑफ इंटीरियर वॉल्यूम कितना है, ये 10 डिग्री पर है, ठीक है। ये जो बल्ब का हमें यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 डिग्री पे, इतना है ना।
और 5 डिग्री पर इसमें मरकरी भरी हुई है, तो ग्लास बल्ब का बोल दिया गया एक्सपेंशन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो फिर वो 10 पे या 5 पे उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। तो उसको हम बल्ब का वॉल्यूम तो ये मान लेंगे कि 5 पे भी इतना है, और 5 पे पूरी मरकरी भरी हुई है ना। ऊपर जो टेम्परेचर है वो बल्ब का दिया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही करना है हमें ना? हमें बस सिंपल ये सोचना है कि ये अपना वॉल्यूम फिक्स है, इसमें जो मरकरी डाली गई है उसका 5 से 35 तक टेम्परेचर बढ़ाया गया है, तो कितना इसमें यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, तो ये डेल्टा वी निकाल लेंगे, 5 से 35 मतलब 30, तो ये टोटल वॉल्यूम में चेंज आ गया। अब ये वॉल्यूम में चेंज यहाँ पर आ गया है, मान लो ये h हाइट तक गया, तो ये इस पार्ट का वॉल्यूम कितना बोलोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, वही होगा ना इस पार्ट का वॉल्यूम, और वही है डेल्टा वी। तो आप इस डेल्टा वी को लिख सकते हो a इनटू एच, h की वैल्यू चाहिए, a को इधर ले आओ, ये मिलीमीटर में आप सब किया है ना, a को भी मिलीमीटर में डालना, तो h की वैल्यू मिलीमीटर में आ जाएगी। हो जाएगा आगे सॉल्व? नोट कर लो। कितना आ रहा है ये? 45 पूरा बोर्ड कवर हो रहा है सर इधर शायद यहाँ पे नहीं थोड़ा थोड़ा इधर, हाँ, हाँ। यहाँ तक हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है, हाँ हल्का से इधर खिसकाने से सही हो जाएगा मेरे हिसाब नहीं से। थोड़ा पीछे ले लो। हो रहा है? नहीं थोड़ा इधर लेते हैं। इस ये साइड साइड से इधर इस साइड से वो साइड का नहीं आएगा फिर, इधर परफेक्ट बॉर्डर पे परफेक्ट बॉर्डर पे है, तो फिर ठीक है, इतनी पे बता दो यहाँ तक है। नहीं थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर इधर हाँ बस नोट हो गया? नेक्स्ट बताओ कौन सा डाउट है? 8। एट में देखो क्या बोला गया है, सपोज दैट अ रिजिड एल्यूमिनियम वायर वर टू बी स्ट्रंग आउट इन अ लूप दैट जस्ट फिट्स snugly around the equator, assuming a perfectly spherical earth with radius this, ठीक है। If the temperature of the wire is increased by 0.5 degree centigrade and increase in the length is distributed equally over the entire length, how far off the ground will the wire loop be? It remain centered on the earth. ठीक है, देखो भाई क्या बोला जा रहा है, ये अर्थ है ना, इसमें इधर कहीं इक्वेटर होगा ना, लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन ही दिख रहा होगा ना, हम सीधे ऊपर से टॉप व्यू बना रहे हैं ना, अर्थ ऐसे, ये इक्वेटर है, ऊपर से टॉप व्यू बना रहे हैं, तो हमें ऊपर से सर्कल दिख रहा होगा ना, और ये इक्वेटर वाला लाइन दिख रहा होगा ना। तो इसमें बोला गया है कि एक एल्यूमिनियम की वायर है, were to be strung out in a loop that just fits snugly around the equator. तो यहाँ पे कोई हमने वायर लगा दिया, पूरा वायर ऐसे इसके राउंड में ऐसे एक वायर का ऐसे लूप बना दिया उसके राउंड ना, इक्वेटर के राउंड। फिर क्या किया गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वायर का लूप बड़ा होगा, तो सरफेस से थोड़ा दूर चला जाएगा ना,
हाँ। तो वही बोला गया सरफेस से कितना दूर चला जाएगा ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? हाँ जी। क्वेश्चन नहीं समझ आया अभी? सर इसको नहीं समझ आया? हाँ। शायद से वो पूरा लूप होने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक सेकंड। पर फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही तो मतलब निकल रहा है यार। फॉर्मूले से भी आ जाता है। फॉर्मूले से आने से डेल्टा आर हाँ वही करना है। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, शुरू में इसकी जो रेडियस है लूप की वो अर्थ के रेडियस के बराबर होगी। अब बाद में जब आपका ये वायर का लूप बड़ा हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो नया रेडियस कुछ अब ये हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन आर आएगा वही क्या होगा, इसके ग्राउंड से डिस्टेंस होगी लूप की ना। तो वही आपको पूछा गया ग्राउंड से कितना दूर चला जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा आर निकालना है। तो डेल्टा आर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू इनिशियल आर इंटू डेल्टा टी। डायरेक्ट आर लगा सकते हैं ना, आर में चेंज है, इस पे एक फिक्स पॉइंट लेकर के वहां से डिस्टेंस आप डायरेक्ट देख सकते हैं ना। इनिशियल आर दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस अल्फा दिया है, टेम्परेचर में चेंज दिया है, वो लगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, टेंथ में देखो क्या बोला गया है, ये कैलकुलेशन घर पे कर लेना ना, बस नोट कर लो इतना। टेंथ में कोई coefficient of volume expansion of certain olive oil is gamma L दिया हुआ है 0.68। 1 liter glass beaker is filled to the brim with olive oil at room temperature ना। कोई बीकर को हमने टू द ब्रिम मतलब क्या, पूरा ऊपर तक ना, पूरा ऊपर तक भर दिया है भाई। एक अपैरेंट एक्सपेंशन तो नहीं है इसमें। बीकर इज प्लेस्ड ऑन अ रेंज एंड टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड बीकर इज इंक्रीज्ड बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये छोड़ दो, ये आज पढ़ाने वाला हूँ अपैरेंट एक्सपेंशन। वो तो जाएगा ही, वो तो जाएगा ही, उसमें कोई वो डाउट नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे तो करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पढ़ाना ही है अभी। सर एक इलस्ट्रेशन नहीं था 10वां इलस्ट्रेशन वगैरह तो बाहर ही पूछ लेना, वो तो सॉल्व तो है ही है, जो थोड़ा बहुत डाउट है। नेक्स्ट कौन सा बोल लो, एक्सरसाइज 1 में थर्ड बाय मेटालिक स्ट्रिप आज पढ़ाना है, तो थर्ड छोड़ दो, फोर्थ। फोर्थ देखो क्या है इसमें, 2 rods, one of aluminium and other made of steel having initial length L1 L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2। मतलब ये end to end कनेक्ट किया गया होगा ना, एक रॉड ऐसे रही होगी और दूसरी रॉड ऐसे रही होगी। एक की लेंथ L1 है और दूसरे की L2 है। एक एल्यूमिनियम का है और दूसरा स्टील का है, ये स्टील का है। Coefficient of linear expansion of aluminium and steel are ये दिया हुआ है alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when their temperature are raised by T degree centigrade, then find the ratio of L1 upon
अब देखो ये बोला जा रहा है, जब हमने दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाया, इसका भी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया और इसका भी पूरे का मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो दोनों में जो लेंथ में चेंज आया है वो सेम आया है। रॉड लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट। तो हमें रेशियो बताना है कि L1 अपॉन L1 प्लस L2 का क्या रेशियो है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है, इसके लिए डेल्टा लिख दो, इसके लिए डेल्टा लिख दो, दोनों इक्वेट कर दो, है यही करेंगे ना इसमें। तो उधर वाले के लिए डेल्टा एल लिखेंगे तो क्या होगा, उसका अल्फा इंटू उसकी लेंथ इंटू डेल्टा टी। दूसरे वाले के लिए डेल्टा L2 लिखेंगे तो इसका अल्फा इंटू इसकी लेंथ इंटू डेल्टा टी। और बोला गया है कि दोनों की लेंथ में चेंज इक्वल हुआ है, मतलब डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। तो अल्फा ए L1 बराबर अल्फा एस L2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं L1 बाय L2 बराबर होगा LS अपॉन में अल्फा एस अपॉन में अल्फा ए। अब हमें इनका रेशियो पता है और इनका सम पता है, L1 प्लस L2 का सम पता है, L1 प्लस L2। तो अगर कहीं पे भी अच्छा हमें वो निकालना है ना, L1 अपॉन L1 प्लस L2। सर इस रिलेशन से L1 निकल जाएगा। हाँ कोई भी एक के टर्म में निकाल के आ रख दो तो दूसरा आ जाएगा। तो इसके सामने जो आएगा इसके सामने वाला रेशियो आ जाएगा और नीचे दोनों का सम आ जाएगा। समझो ना, L1 की वैल्यू L2 के टर्म में निकालो, यहाँ डाल दो L2 की वैल्यू L1 के टर्म में निकाल के डाल प्लस दो। 1 किया तो क्या? या तो दोनों साइड में +1 कर दो, ये भी अच्छा आइडिया है कि +1 कर दो, फिर रिवर्स करना पड़ेगा ना, ऐड करो फिर रिवर्स कर लेना। रिवर्स करोगे तो ऊपर L2 आ जाएगा ना, पहले रिवर्स कर लो फिर ऐड कर लो, बाकी तो समझ लो, समझदार हो, ये कर लो कैसे। सर सेकंड वाला क्वेश्चन समझाइए। सेकंड वाला क्वेश्चन समझा दो। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए। सेकेंड वाले में देखो बोला गया है a steel scale is to be prepared such that millimeter intervals are to be accurate within 6 into 10 के पावर -5 mm। ना ये बोला गया है कि जो हमने स्टील की स्केल बनाई हुई है, इसका जो 1 mm का हमने बनाया हुआ है, तो इसमें जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर वगैरह जब चेंज करेंगे तो 1 mm भी एक्सपेंड करेगा, तो उसमें जो चेंज आएगा डेल्टा 1 mm, इसमें जो चेंज आएगा 1 में चेंज ना, सिंपल समझो ना, 1 में तो क्या चेंज है मतलब समझ जाओ। तो वो क्या लिखेंगे, इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप ये निकाल सकते हो कि डेल्टा टी कितने टेम्परेचर वेरिएशन तक आपको यूज करना है, ऐसा ही कुछ पूछा होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन, हाँ ये पूछा है कि टेम्परेचर में कितने चेंज तक के लिए आप यूज कर सकते हो, डेल्टा टी की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे 1 mm में कितने का चेंज आ रहा है, वही आपको दिया है 6 into नहीं, ये mm में डाला, ये भी mm में डाल दो, अल्फा दिया डेल्टा टी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बताओ, 9 8 भी है, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। 9 देखते हैं। नाइन्थ में देखो क्या बोला गया है, HNT देख लो। एक चीज समझ लो कि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, बाकी फॉर्मूले लगाना रहता है। तो सारे फॉर्मूले एक जगह नोट करते जाना,
इसमें बस फॉर्मूले ढेर सारे हो जाएंगे, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। अभी हम लोगों ने पहला ही चैप्टर देख रहे हैं, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। हर चैप्टर में 4 चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बस फॉर्मूले याद होते हैं तो लगभग सॉल्व हो जाता है ना, फिर ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट बचता नहीं है। तो फॉर्मूले नोट करते चलना ना सब एक जगह। 9th में देखो क्या है, अ पेंडुलम क्लॉक runs fast by 5 seconds per day at 20 degree centigrade and goes slow by 10 seconds per day at 35 degree centigrade. It shows correct time at a temperature. तो ये पूछा गया है कि ये किस टाइम पे करेक्ट टेम्परेचर, मतलब करेक्ट टाइम बता रहा होगा, किस टेम्परेचर के लिए बना हुआ है वो। तो ये दिख रहा है कि भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फास्ट हो रहा है, 20 डिग्री पे फास्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? फास्ट कब होता है? जब टेम्परेचर कम करते हैं ना। मान लो ये T टेम्परेचर के लिए बना हुआ है, T से आपने कम करके 20 कर दिया, 20 करते ही क्या होगी, जो भी उसकी T पे लेंथ रही होगी वो लेंथ कम हो चुकी होगी। लेंथ कम होने से क्या होता है, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करता है ना, फास्ट हो जाता है। और दूसरा बोला गया है ना, यहाँ पे वो फास्ट हो गया है। और दूसरा बोला गया है कि जब हम उसको 35 पे यूज करते हैं, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे T से, 35 पे यूज कर रहे हैं तो लेंथ जो नहीं होगी वो पहले से ज्यादा हो चुकी है ना। L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे स्लो हो चुका है। दो इक्वेशन लगा के हो जाएगा, क्या दो क्या? इक्वेशन लगा के हाँ। हाँ, और आपको देखो यहाँ पे अल्फा वगैरह नहीं दिया हुआ है, आपको टाइम गेन या टाइम लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। टाइम गेन या टाइम लॉस का मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसे निकालते हैं। यहाँ के लिए मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, T-20 यूज करेंगे टेम्परेचर चेंज के लिए ना। और डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू T। यहाँ पे डेल्टा थीटा टेम्परेचर में चेंज को बता रहा है ना। तो आपको यहाँ पे टाइम दे दिया गया, डेल्टा T कितना है, पहले कितना 5 सेकंड गेन हुआ है, तो यहाँ 5 डाल दोगे, आप अल्फा डेल्टा थीटा कितना बोलोगे, T-20। टाइम देखो दोनों इक्वेशन में 1 डे लिखना है, तो 1 डे लिखना है तो T लिखे रहने देते हैं, वो बाद में डिवाइड करने में कट जाएगा। दोनों इक्वेशन के लिए टाइम सेम ही है ना, तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरे वाले के लिए जब यहाँ से यहाँ के लिए लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 इक्वल टू हाफ अल्फा 35 माइनस T। लॉस या गेन हम अलग से देखते हैं, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, इनटू 1 डे का टाइम। दोनों डिवाइड कर दो, केवल एक कैपिटल T अननोन होगा, वो आ जाएगा। 11 ये ऑप्शन भी होना चाहिए, 11 तक A और B दोनों चाहिए। ये भी आज पढ़ाई लेने दो ना। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन जाने दो, मेरे हिसाब से थोड़ा आज पढ़ा लेंगे तो और इजीली हो जाएगा। हाँ, वो वॉल्यूम एक्सपेंशन वाले हैं ना, तो इनको नेक्स्ट क्लास में एक बार ट्राई करना। आज और एक बार ट्राई कर लो, आज थोड़ा पढ़ाना है अभी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये डाउट देख लो। खत्म हो जाएगा आज ये बस और 10 मिनट का बचा है, ये खत्म हो जाएगा, फिर आज ही हम लोग हीट ट्रांसफर शुरू कर देंगे। हाँ वही 11 का A और B दोनों चाहिए। पता नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, पता नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा डिस्कस। हाँ अच्छा, एनोमलस बिहेवियर का है, नेक्स्ट में कर दूंगा डिस्कस। मुझसे दिया था रब कर रहा हूँ। देखो हम लोग लास्ट टाइम ब्लू पेन इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देख रहे थे, तो उसमें हमने मीटर स्केल पे क्या इफेक्ट होता है और किस पे इफेक्ट देखा था, पेंडुलम क्लॉक पे देखा था, पॉइंट फोर्स पे देखा था, डेंसिटी पे देखा था। हाँ,
अब दो और इफेक्ट हमें देखने हैं। देखो इफेक्ट तो बहुत जगह होते हैं, हर एक हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो पढ़ने से बाकी सब सॉल्व हो जाए ना, हम उस हिसाब से दो और देखेंगे, फिर बाकी जो हमने पढ़ा है उनका यूज करके जो नहीं भी पढ़े होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग दो और देखने जा रहे हैं। एक अब हम लोग देखेंगे एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, फिफ्थ इफेक्ट देख रहे हैं। तो ये एपेरेंट एक्सपेंशन क्या है? बात नहीं भाई, एपेरेंट एक्सपेंशन क्या है? सपोज हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाए तो आपको क्या फील होगा? कंटेनर बड़ा हो गया, उसमें लिक्विड नीचे दिखेगा, आपको लगेगा जैसे लिक्विड श्रिंक हो गया है। हमें ऐसा फीलिंग आएगा, भले ही लिक्विड थोड़ा बढ़ा हो लेकिन कंटेनर ज्यादा बड़ा हो गया तो उसमें लिक्विड कम होता दिखेगा। और अगर कंटेनर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, लिक्विड ज्यादा बढ़ गया तो वो ओवरफ्लो करके गिर जाएगा। अगर पूरा भरा हुआ है तो हमें लगेगा कि क्या हुआ, लिक्विड एक्सपैंड हुआ है इसलिए गिर गया। तो हमें जो फील आएगा वो केवल कौन सा होगा? जो दोनों के वॉल्यूम में चेंज का डिफरेंस होगा, हमको वही समझ आएगा। समझो कंटेनर, मान लो V1 वॉल्यूम, कुछ कंटेनर कुछ बढ़ा और ये उससे ज्यादा बढ़ा, तो जो डिफरेंस होगा वो तो नहीं बाहर आ पाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे एपेरेंट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कंटेनर का कुछ गामा C दिया है, नॉर्मली इसका अल्फा दिया जाएगा, अभी लिख दिया मैंने गामा, अल्फा दिया जाएगा तो 3 अल्फा उसका गामा हो जाएगा। लिक्विड का कुछ गामा दिया हुआ है, गामा L, दोनों अभी कुछ V वॉल्यूम तक भरे हुए हैं। कंटेनर का भी वॉल्यूम कुछ V0 है, लिक्विड का भी वॉल्यूम कुछ V0 है ना। कंटेनर का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम दोनों अभी कुछ V0 है किसी T टेम्परेचर पे। फिर अगर हम टेम्परेचर T से बढ़ा के T प्लस डेल्टा T करेंगे तो यहाँ जो कंटेनर होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नया वॉल्यूम कंटेनर का कितना आ जाएगा? V0 1 प्लस गामा C डेल्टा T। और लिक्विड का नया वॉल्यूम कितना आ जाएगा? V0 1 प्लस गामा L डेल्टा T। नॉर्मली लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करता है कंटेनर से मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर हम ये मानते हुए सोचे कि VL डैश अब VC डैश से ज्यादा हो चुका है, अगर ऐसा है तो वहां पे हमें क्या दिख रहा होगा? हमें वहां पे जो VL डैश होगा माइनस VC डैश होगा, उसका जो डिफरेंस होगा उतना लिक्विड बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा। जितना लिक्विड एक्सपैंड हुआ, कंटेनर भी एक्सपैंड हुआ, लेकिन जो डिफरेंस है, अगर लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा तो कंटेनर में फिर जगह नहीं बचेगी, उसको बाहर आना पड़ेगा। तो ये जो बाहर आता दिखेगा, ये हमें क्या फीलिंग देगा कि ये इतना ही वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है लिक्विड का, भले ज्यादा हुआ है लेकिन हमें इतना ही फील आएगा ना, एपेरेंट एक्सपेंशन जो हमें लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा V ना। ये बराबर क्या आ जाएगा? इनकी दोनों की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, दोनों की वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा? V0 1 प्लस गामा L डेल्टा T माइनस V0 1 प्लस गामा C। तो ये क्या हो जाएगा? V0, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे जब 1 गामा डेल्टा T माइनस गामा डेल्टा T माइनस गामा C, तो इससे आ जाएगा V0 गामा L माइनस गामा C डेल्टा T। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे V0 गामा अपेरेंट इनटू डेल्टा T। तो हम जब लिक्विड कितना एक्सपैंड हो रहा है कंटेनर में ये निकालना है, मतलब एक तरह से कितना ओवरफ्लो होके गिरेगा ये निकालना है। तो वहां पे हम डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं? जो भी लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम है इनटू गामा अपेरेंट इनटू डेल्टा T। तो इससे हमें डायरेक्ट पता चलेगा कितना वहां पे गिरने जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं गामा अपेरेंट। गामा अपेरेंट क्या होगा? लिक्विड का गामा माइनस कंटेनर का गामा। गामा अपेरेंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर है, एक तरह से यहाँ कंटेनर ऑब्जर्वर है, जैसे रिलेटिव में करते थे। तो जो ऑब्जर्वर होता था उसका हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ।
तो ये हमारा क्या है, apparent coefficient of volume thermal expansion with respect to container. सर मतलब अगर लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है तो लिक्विड का गामा ज्यादा ही होना चाहिए था। हाँ, अगर लिक्विड मतलब लिक्विड कंटेनर से निकल के बाहर गिर रहा है तो वहां पे गामा ज्यादा होना चाहिए। अगर लिक्विड बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें तो मतलब उसका गामा ज्यादा होगा। अगर वो कंटेनर में कम होता हुआ दिख रहा है तो उसका गामा कम होगा, निगेटिव हो जाएगा अपैरेंट। तो गामा अपैरेंट टू मॉड गामा इज माइनस गामा स्क्वायर मॉड आएगा ना, अगर बड़ा हो गया तो नेगेटिव। देखो अपैरेंट हमने ऐसे डिफाइन किया है कि गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। अगर वो प्लस में मतलब लिक्विड कंटेनर में एक्सपैंड होगा, अगर वो माइनस में है तो मतलब वो कंटेनर में कम होता दिखेगा। Apparent coefficient of volume thermal expansion with respect to container. ओजस थोड़ा इधर बैठ भाई, इधर बैठ यहाँ पर। इसमें यहाँ से देख के लिखने में क्या दिक्कत है? थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट हो रहा है, सीट चेंज कर लेंगे और बैठ जाए। अच्छा, हाँ हो गया नोट? अब एक प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम लिखो। Apparent thermal expansion, apparent thermal expansion of a liquid in a copper container, in a copper container is C capital C na, while in silver container while in silver container it is capital S, while in silver container it is capital S. If linear thermal expansion, coefficient of linear thermal expansion of copper is alpha C, then find coefficient of linear thermal expansion, then find coefficient of linear thermal expansion of silver.
कोई लिक्विड को जब हम कॉपर के कंटेनर में रख रहे हैं तो वहां पे गामा अपैरेंट कितना आ रहा है C, और उसी लिक्विड को जब हमने सिल्वर के कंटेनर में रखा तो वहां पे गामा अपैरेंट आया S, और इसका हमें कॉपर का अल्फा दिया हुआ है अल्फा C, तो सिल्वर वाले का अल्फा निकालना है। C minus S plus 3 alpha. बाय 3 कर देंगे, वो अल्फा निकालना है ना, गामा नहीं। ना सिंपल सा प्रॉब्लम था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ना। आपको गामा अपैरेंट पता होगा लेकिन तभी कर पाओगे ना। गामा अपैरेंट का फॉर्मूला लगाना है। गामा अपैरेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। गामा कंटेनर कितना डालोगे? अगर उसका अल्फा दिया है तो गामा कितना डालोगे? 3 अल्फा C। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं 3 अल्फा C, ये एक इक्वेशन हो गई। यहाँ पे जब गामा अपैरेंट लगाएंगे तो गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर 3 अल्फा S लगाएंगे ना। अब आपको C दिया है, S दिया है, गामा L नहीं दिया है, अल्फा C दिया है, अल्फा S पूछा है, तो क्या कर लेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, गामा L कट जाएगा, बाकी ये निकल जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, C माइनस S इक्वल टू आ जाएगा 3 अल्फा S माइनस 3 अल्फा C। इसको इधर कर लेंगे, अरे यार अब ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लिख दो। हो गया नोट? अब बस इसमें एक और टॉपिक रह जाता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। डब कर रहा हूं। थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बायोमेटालिक से लिखा है। बायोमेटालिक स्ट्रिप मतलब दो पतली मेटल की स्ट्रिप्स ले लो और उनको एक के ऊपर एक ज्वाइन कर दो ना, उसी को हम लोग बायोमेटालिक स्ट्रिप बोलते हैं। तो दो स्ट्रिप्स हैं, एक मान लो कोई और मैटर की होगी और एक ऐसी दूसरी स्ट्रिप होगी वो कोई और मैटर की होगी। मान लो एक कॉपर का स्ट्रिप लिया, एक एल्यूमिनियम का स्ट्रिप लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अगर हम इनको साइड से देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा कुछ हम लोग देख रहे हैं, साइड व्यू होता है। तो अगर मान लो हमारे पास दो मेटल हैं, एक का ऊपर वाले का अल्फा 1 है, दूसरे वाले का अल्फा 2 है, और अगर मान लो कोई एक का अल्फा ज्यादा है, मान लो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो यहाँ पे क्या होगा? बेंड जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। अगर वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ये किधर को बेंड होना चाहिए? नीचे नीचे को। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे कुछ हो जाएगा। ऊपर वाला अल्फा वाला है मटेरियल, नीचे अल्फा 2 वाला है। अगर नीचे वाला ज्यादा होता तो ऊपर को बेंड हो जाता। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे थे ना, वो कुछ ऐसा ही था। जिसका अल्फा ज्यादा है उस हिसाब से बेंड करा देना है। मतलब में अल्फा ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा बढ़ेगी। तो ये ज्यादा बड़ी लेंथ है ना, ये छोटी है उससे लेंथ, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पाएगा ना। अगर ऊपर को होता तो नीचे वाले की लेंथ बढ़ जाती, बट जिसका अल्फा ज्यादा है उसके लिए लेंथ ज्यादा बढ़नी है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर होगा। फिर यहाँ पे हम अब एक चीज ये भी निकालते हैं कि जब ये ऐसे बेंड हो गया तो ये कितने रेडियस का आर्क बन गया है ना, उसका हम लोग रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हम कैसे सोचेंगे? मान लो अगर इसकी टोटल थिकनेस कुछ 2D है, ऊपर वाला D का है, ये नीचे वाला भी D का है ना, तो टोटल 2D का है। ऊपर वाले का अल्फा दिया है, नीचे वाले का अल्फा दिया है, और हमने फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया है। कुछ टेम्परेचर में चेंज मान लो हमने अभी डेल्टा T का कर दिया है। तो अब हमें निकालना है कि ये कितने रेडियस का आर्क बन गया है। रेडियस निकालना मतलब इसका मीन रेडियस निकालेंगे ना, ये बीच वाला जो होगा इसको निकालेंगे ना। ऊपर का अलग रेडियस होगा, नीचे का अलग होगा ना, यहाँ का अलग होगा। हम इसका रेडियस निकालेंगे ना। ये कहीं यहाँ पर ऐसे सेंटर आ रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे ये रेडियस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप है। ये हमें आर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लो आपको इनिशियल लेंथ ये कुछ एल दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार इसकी लेंथ लिखेंगे, इसकी लेंथ लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के बाद का थर्मल एक्सपेंशन का यूज करके, और उनको रिलेट करेंगे ना। अगर मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पर, तो हम रेडियस अगर पता है, थीटा पता है, तो आर्क लेंथ उधर से भी लिख सकते हैं ना? और एक थर्मल एक्सपेंशन से लिख सकते हैं। उनको बस आपको आपस में रिलेट करना है। ठीक है, तो आप करना चाहोगे एक बार ट्राई, या मैं करूं? एक बार कर लो ट्राई ना। हमें निकालना क्या है? आर की वैल्यू। अरे यार, जैसा तू बोलता है गड़बड़ होने लगता है। रेडियस निकालना है, अल्फा 1 अल्फा 2 दिया हुआ है, टेम्परेचर में चेंज दिया हुआ है ना, डेल्टा टी भी गिवन है। निखिल कहाँ सोच में डूबा हुआ है? देखना है अपन को। देखो कितना छोटा दिखता है। देख रहा हूँ कितना छोटा दिख रहा है। चश्मा लगाने के बाद नॉर्मल ही होता है भाई, नहीं तो थोड़ा साइनिंग वाली दिक्कत है। बड़ा या छोटा की दिक्कत कम है, आपको कितना दिख जा रहा है। तो बड़ा भी खास फायदा नहीं है, तभी बोला था साइंस है, उसका कुछ करेंगे
किसी का डाउट है टेम्परेचर बढ़ाने की जगह कम किए होते तो क्या होता? तो क्या होता? नीचे को हो जाता है। क्यों नीचे हो जाता? टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो ज्यादा कंप्रेस कौन होगा? नीचे वाला या ऊपर वाला? जिसका अल्फा ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वो ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है तो कम करने पे वो ज्यादा कम भी होगा ना। तो ये ऊपर वाला ज्यादा कम हो जाएगा, नीचे वाला कम कम होगा, तो फिर वो ऐसे हो जाएंगे ना? सर हो गया। अच्छा बताओ क्या है आंसर? r minus d upon r plus d मतलब वो कंपोनेंट आप लगा दो। आप लगा दो। आंसर है तो बता दे। d into dt टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी मतलब पूरे के बाय अल्फा 1। अच्छा देखते हैं। देखो ये जो स्ट्रिप होती है ना, मेटल की स्ट्रिप, उसकी थिकनेस ये बहुत कम होती है ना, डी कम होता है ना। ये बनाने के लिए तो ऐसा दिखाया हुआ है, स्ट्रिप मतलब बहुत पतली सी, जैसे स्केल होती है, स्केल की थिकनेस क्या होती है? बहुत कम होती है ना। तो अगर कहीं भी डी में अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, आप देखोगे प्रॉब्लम में 10 के और -5 -6 ऐसे रहता है, वो दोनों छोटे हैं तो उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना। तो जरूरत पड़ने पे आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो ना। अगर कहीं ऐड हो रहा है वो टर्म डी इंटू अल्फा वाला टर्म, मल्टीप्लाई करने वाला टर्म अगर ऐड हो रहा है तो वहां पे आप एक अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि डी छोटा होता है अल्फा छोटा होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट और छोटा हो रहा होगा। सर अभी बोलूं? हाँ d into ब्रैकेट खोलो, कड़क ब्रैकेट कड़क ब्रैकेट कड़क प्लस 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 into dt पूरे में ना डेल्टा। नहीं अल्फा 1 और अल्फा 2 को अच्छा ऐसे डिवाइडेड बाय dt अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 dt ब्रैकेट में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये आएगा। हाँ देखते हैं। सॉल्व करें। देखो जब हम इसकी लेंथ लिखेंगे ना, जब कर्व रहता है तो उसकी लेंथ हम कहाँ की पकड़ेंगे? ये वाले पार्ट की लेंथ अलग आ रही होगी ना, इस वाले पार्ट की अलग लेंथ आ रही होगी, तो हम उसका मीन वाला लेंथ पकड़ेंगे ना 20 से। ये वाला जो होगा ये बोलेंगे इसकी नई लेंथ है, समझो ना। नीचे वाले की लेंथ लिखनी होगी तो उसका मीन वाला पकड़ेंगे ना, बीच वाला ना, तो ऊपर वाला ना नीचे वाला, बीच वाला लेंथ पकड़ेंगे उसका, नेट स्ट्रिप की जो लेंथ होगी। तो अगर हम इसकी रेडियस देखें, ऊपर वाले पार्ट की रेडियस, तो वो कितना बोलोगे? यहां से अगर आप देखोगे तो ये हमारा d था। अच्छा यहां से देख लो, ये r यहां तक का पता है हमें ना, यहां तक का r है, और ये ऊपर और कितना गया? d/2। तो इसके लिए रेडियस कितना पकड़ोगे? ऊपर वाले के लिए r प्लस d/2, और नीचे वाले के लिए रेडियस कितना पकड़ोगे? r माइनस d/2। ये बात क्लियर है सबको? तो ऊपर वाली लेंथ आप कितनी लिख सकते हो? उसका जो भी रेडियस है, रेडियस इनटू एंगल, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। और ये लेंथ अगर हम थर्मल एक्सपेंशन से लिखें तो कितनी बोलेंगे? इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है, फिर नीचे वाले के लिए लेंथ लिखो। नीचे वाले के लिए लिखेंगे तो r कितना हो जाएगा? r माइनस d/2 ना, रेडियस इनटू थीटा आर्क लेंथ होती है ना, तो ये आर्क लेंथ निकाला और वो थर्मल एक्सपेंशन से लिखा। थर्मल एक्सपेंशन से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L1 प्लस अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी।
अब हमें इसमें निकालना क्या है, थीटा हमें नहीं पता है और निकालना भी नहीं है ना? हमें इसमें बाकी टर्म्स गिवन है और हमें ये आर निकालना है ना, कैपिटल आर निकालना है। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस d/2 अपॉन में आर माइनस इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये फिगर रब कर दूं। नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो कौन सा लगाना है, कंपोनेंडो डिवेंडो रूल। तो इतने हाई फाई वाले वो रूल नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। नहीं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस d/2 प्लस d/2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू आर माइनस प्लस आर अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस d/2 माइनस d/2। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म बन रहा है ना, यहाँ पे d/2 r ये सब बड़े टर्म है, इनमें इसको आप ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इस वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, जहाँ पे d और अल्फा का मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, तो ये दोनों साइड से नेगलेक्ट कर दिया है। डी भी बहुत छोटा है, अल्फा d भी बहुत छोटा है और अल्फा भी बहुत छोटा है। किसने पूछा था तुम? d बहुत छोटा है ना, d मतलब जैसे स्केल की थिकनेस होती है बहुत छोटी है, और अल्फा भी बहुत छोटा है, तो उनका प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा। अब ये r भी कट जाएगा ना, हमें अब क्या निकालना है, इसमें r की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे r है, यहाँ पे r है ना, और इसमें अल्फा 1 हमने बड़ा लिया था अल्फा 2 से ना, तो इसको इधर कर लेते हैं और इसको उधर कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, d/2 माइनस d/2, तो ये कितना आ जाएगा d, और इधर आ जाएगा r अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा। तो r की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन में डेल्टा टी, जहाँ पे d क्या है, जो बायोमेटालिक स्ट्रिप थी उसकी टोटल थिकनेस कितनी थी, 2d, तो 2d का आधा है ये ना। नहीं, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन में ऐसा ही कुछ दिया रहेगा ना, अप्रोक्सीमेट करके ही दिया रहता है फाइनल आंसर। तुम लोगों ने जो किया है वो सही है, बट तुम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है ना। नहीं, d छोटा है, लेकिन d और इनटू अल्फा दोनों का प्रोडक्ट और ज्यादा छोटा हो गया, तो उसको किया है ना। अब अगर d को भी अप्रोक्सीमेट कर देगा तो कुछ बचेगा ही सॉल्व करने के लिए। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा करने जैसा होगा नहीं, वैल्यू दी जाएगी, आर वगैरह फाइंड करना रहेगा, या कैसा ऊपर वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये सब होगा, तो वो अब मॉड्यूल में कर लेना। सर घड़ी फास्ट एंड स्लो पर होती है, वो एक बार थोड़ा सा जैसे बोलो, घड़ी जब फास्ट और कम स्लो होती है तो
ये तो तेरा अपना डाउट है ना, ये बात पूछ लेगा, सबको क्यों वेट कराएगा। ये वीडियो एक बार स्टॉप कर दो, फिर से स्टार्ट करना। अभी स्टॉप कर दो, बंद कर दो। हाँ पॉज नहीं करना है, बस